लोकप्रिय चुनावी राजनीति में कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश की जनभावना की उपेक्षा नहीं करता है। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद भारत ने पिछले साल नवंबर में नया नक्शा जारी किया तो नेपाल के लोगों ने उस नक्शे में काला पानी इलाके को देख विरोध जताया। नेपाल के लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ भी गुस्सा जाहिर किया। पूरे विवाद में नेपाल की सरकार को सामने आना पड़ा और भारत के नक्शे पर ऐतराज जताया। तब से ही नेपाल की सरकार पर दबाव था कि वो भी कुछ करे। जब लिपुलेख में भारत ने चीन तक जाने वाली सड़क का निर्माण किया तो नेपाल ने भी कुछ दिनों बाद नया नक्शा जारी कर दिया और जिन क्षेत्रों पर वो अपना दावा करता है उन सबको अपने मानचित्र में शामिल कर लिया। भारत ने इस पर आपत्ति जताई और दोनों देशों के बीच विवाद अब भी जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बारे में कहा जाता है कि वो विदेशी संबंधों में अपने दो बड़े पड़ोसी भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं। ओली कभी भारत समर्थक कहे जाते थे। ऐसा माना जाता है कि नेपाल की राजनीति में उनका रुख भारत के पक्ष में कभी हुआ करता था। 1996 में भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक महाकाली संधि में ओली की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ओली 1990 के दशक में नेपाल में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। वो 2007 तक नेपाल के विदेश मंत्री भी रहे। इस दौरान ओली के भारत से काफी अच्छे ताल्लुकात थे। अब ओली के बारे में कहा जाता है कि उनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है। हालांकि नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर स्वतंत्र है। केपी शर्मा ओली फरवरी 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। वो तब से 3 बार भारत आ चुके हैं। वो अपने चुनावी अभियान में चीन के साथ सहयोग बढ़ाने और भारत पर निर्भरता कम करने की बात कह चुके हैं। नेपाल के नए संविधान को लेकर भारत के असंतोष पर नेपाल की ओली सरकार कहती है कि ये उसका आंतरिक मामला है। भारत और नेपाल के बीच 1950 में हुए पीस एंड फ्रेंडशिप संधि को लेकर ओली सख्त रहे हैं। उनका कहना है कि संधि नेपाल के हक में नहीं है। इस संधि के खिलाफ ओली नेपाल के चुनावी अभियानों में भी बोल चुके हैं। ओली चाहते हैं कि भारत के साथ ये संधि खत्म हो। 2008 में प्रचंड ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उस वक्त दिल्ली को चौंका दिया था जब वो सबसे पहले दिल्ली का दौरा करने की स्थापित परंपरा को तोड़कर चीन चले गए थे। नेपाल ने पिछले हफ्ते अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया है जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाके को नेपाल की पश्चिमी सीमा के भीतर दिखाया गया है। नेपाल के ज्यादातर लोगों ने इसे सरकार के एक मजबूत कदम के तौर पर देखा है। हालांकि ओली के आलोचक इसे देश में कोविड-19 के खराब प्रबंधन के लिए हो रही उनकी आलोचना से ध्यान भटकाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। भारत का मानना है कि ये भूभाग उसके उत्तराखंड राज्य के तहत आते हैं। दूसरी ओर नेपाल का कहना है कि ये उसके सुदूर पश्चिमी प्रांत के हिस्से हैं। नेपाल का कहना है कि 1816 की सुगौली संधि और उसके बाद हुई सभी द्विपक्षीय संधियों में साफ तौर पर कहा गया है कि महाकाली शारदा के पूर्व में मौजूद इलाके नेपाल के अधीन आते हैं। महाकाली और सुस्ता जैसे भारत नेपाल सीमा विवाद पर विपक्षी नेपाली कांग्रेस और कभी राज परिवार के समर्थक रहे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता भी एक जैसी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि इस मसले पर नेपाल की सभी पार्टियां एकमत हैं। सितंबर 2015 में ओली के भारत के खिलाफ रुख अख्तियार करने की वजह अघोषित नाकाबंदी भी थी। ये एक वक्त था जब नेपाल में महज 4 महीने पहले एक बड़ा भूकंप आया था। उस वक्त भारत ने नेपाल के नया संविधान लागू करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ऐसा इस वजह से था क्योंकि भारत को लग रहा था कि नेपाल ने नए संविधान में दक्षिणी नेपाल की तराई की पार्टियों की कई मांगों को अनसुना कर दिया है। इसके बाद तराई के नेताओं और एक्टिविस्ट ने पूर्व से पश्चिम तक भारत नेपाल की सीमा को बंद कर दिया। भारत मजबूती से इन विरोधी नेताओं के साथ खड़ा रहा था। नेपाल ने आरोप लगाया था कि भारत नेपाल की सीमाओं की नाकाबंदी कर रहा है। हालांकि भारत लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा। ये सीमाई इलाके तकरीबन 6 महीने तक बंद पड़े रहे थे। इस वजह से नेपाल में पेट्रोल, गैस समेत कई बेहद अहम आपूर्तियां बाधित हुई थी। उस वक्त नेपाल में ओली की अगुवाई वाली बहुपक्षीय सरकार ने भी झुकने से इनकार कर दिया था और भारत के खिलाफ एक सख्त रुख बनाए रखा। भारत के सामने झुकने के बजाय नेपाल ने पेट्रोलियम समेत दूसरी आपूर्तियों के लिए अपने पड़ोसी मुल्क चीन का सहारा लेना उचित समझा। कुकिंग गैस और ईंधन की कमी के चलते नेपाल के लोगों को बड़ी मुश्किलें हुई थी। नेपाल ने ऐसे में चीन के साथ एक पूरी तरह से नई ट्रेड और ट्रांजिट डील कर दी। तराई के एक्टिविस्ट के नेपाल सीमा नाकाबंदी आंदोलन को खत्म करने के बाद भारत ने नेपाल को होने वाली जरूरी चीजों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी थी। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन 1800 किलोमीटर से भी लंबे भारत नेपाल बॉर्डर के अहम कारोबारी बिंदुओं पर 2015 में हुई नाकेबंदी ने 1990 के उस बुरे दौर की याद दिला दी थी जब भारत ने दोनों देशों की सीमा के 21 में से 19 बिंदुओं को बंद कर दिया था। इस कदम की वजह से नेपाल के लोगों को भारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
1990 की नाकाबंदी इस वजह से हुई थी क्योंकि भारत ने नेपाल के एक अलग ट्रेड एंड ट्रांजिट डील को करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। भारत इस तरह की केवल एक डील चाहता था। उस वक्त भारत नेपाल के तत्कालीन राज परिवार के चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने के फैसले से भी खफा था। भारत को नेपाल का भारतीय प्रवासी मजदूरों के लिए वर्क परमिट का प्रस्ताव भी पसंद नहीं आया था। दूसरी ओर नेपाल भारत से जुड़ने वाली दक्षिणी तराई के जिलों के हजारों लोगों को नागरिकता देने के लिए भी राजी नहीं था। लेकिन ये सभी मामले तब जाकर शांत हो गए जब नेपाल के किंग बीरेंद्र ने अप्रैल 1990 में पहले जन आंदोलन के सामने झुकते हुए राजनीतिक पार्टियों पर 30 साल पुरानी पाबंदी को हटा लिया था। इसके बाद नई राष्ट्रीय एकता सरकार ने भारत के साथ एक नई डील पर दस्तखत किए थे। 3 साल बाद और नेपाल के तराई को लेकर भारत के साथ हुए तनाव के 5 साल बाद दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने हैं। लिपुलेख विवाद ऐसे वक्त पर सामने आया है जब हाल के दौर में कई उच्च स्तरीय दौरे और लेन देन के जरिए दिल्ली काठमांडू गलबहियां करते नजर आने लगे थे। लिपुलेख विवाद के बाद नेपाल और भारत दोनों जगहों पर विदेश नीति के जानकारों ने दोनों देशों के नेताओं से तत्काल एक कूटनीतिक संवाद शुरू करने का अनुरोध किया है। कोविड-19 के चलते भारत ने कूटनीतिक पहल को होल्ड पर डाल दिया था। इन जानकारों का कहना है कि बतौर एक बड़े और शक्तिशाली पड़ोसी के नाते भारत को इस विवाद को खत्म करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। दिग्गज कूटनीतिज्ञ हालिया घटनाओं से निराश हैं। नेपाल में भारत के राजदूत रह चुके और अब दिल्ली में रह रहे जानकारों ने एक प्रमुख नेपाली न्यूज़पेपर को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि इस विवाद को कूटनीतिक संवाद के सिवा किसी और तरीके से हल नहीं किया जा सकता है। इन पूर्व राजनयिकों ने उकसावे की किसी भी कार्यवाही से बचने की चेतावनी दी है। नेपाल में भारत के राजदूत रहे केवी राजन ने नेपाल के कांतिपुर दैनिक में सुरेश न्योपाने से कहा, रिश्ते इतने पुराने और मजबूत हैं कि दोनों देशों के बीच ऐसे कोई भी मसले नहीं है जिसे नेपाल और भारत आपसी भरोसे और बातचीत से सुलझा ना सके। लेकिन दोनों ही पक्षों को गैर जरूरी आम लोगों की राय को द्विपक्षीय बातचीत के रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देना चाहिए। इसके लिए नेपाल भी राजी दिखाई दे रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली कह चुके हैं कि नदी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय चर्चा शुरू करने के लिए नेपाली पक्ष तैयार है। उन्होंने कांतिपुर दैनिक से कहा, अगर भारत ने नेपाल के पिछले अनुरोध पर गौर किया होता तो चीजें अब तक एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी होती। भारत ने हाल में कहा था कि कोविड-19 से जुड़े लॉकडाउन के खत्म होने के बाद सीमाई मसलों को हल करने के लिए कूटनीतिक बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ नेपाली टिप्पणीकारों का कहना है कि शुरुआत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विदेश सचिव स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत के बढ़िया नतीजे होंगे। इनका कहना है कि इस बातचीत से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपसी सहमति विकसित होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने रिश्तों से दोनों देशों को फायदा हुआ है। खुले बॉर्डर पर बिना वीजा के आवाजाही करने के अपने नफे नुकसान हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि बड़े स्तर पर आसानी से सीमा पार आवाजाही की इजाजत से दोनों देशों के तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और प्रवासी मजदूरों को बड़ा फायदा हुआ है। कोविड-19 ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दोनों देशों में प्रवासी मजदूर अपनी अपनी जगह पर फंस गए हैं। इसके अलावा मोदी और ओली के बीच हाल में फोन पर हुई बातचीत के बाद कई मजदूर सीमा के दोनों तरफ बनाए गए अस्थायी क्वारंटीन सेंटरों में भी रह रहे हैं। अधिकारी कारोबार को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि हालात कब सामान्य हो पाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इसी हफ्ते संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में कहा था, नेपाल और भारत के बेहतरीन रिश्ते रहे हैं, ये विशिष्ट और अच्छे हैं। हाँ, कुछ सीमाई मसलों को लेकर मुश्किलें भी हैं, लेकिन इन्हें सुलझाना नामुमकिन नहीं है। हम इन्हें हल करना चाहते हैं और अपने रिश्तों को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या भारत में मोदी सरकार और नेपाल की ओली सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है? अगर ऐसा है तो आखिर ये राजनीतिक बातचीत कब शुरू होगी?